वेरी गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है अपने चैनल कोरोना फिजिक्स पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। सेल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में। सेल क्या होता था? सेल जो है वो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी जो सेल है, अगर हम कह दें कि ये हमारे पास क्या है, कोई सेल है, ठीक है, और इस सेल का क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, V है। तो ये कितनी एनर्जी किसी चार्ज को प्रोवाइड करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसको हम क्या कहेंगे, पावर, या वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो देखो हम लोग सीख चुके हैं कि जो सेल है वो चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू ए चार्ज, और इस एनर्जी के कारण चार्ज क्या होता है, सर्किट में फ्लो होता है। तो अब जब चार्ज को एनर्जी सेल देता है, इसका मतलब है कि सेल जो चार्ज है उस पर कुछ वर्क करता है। सेल क्या करेगा, चार्ज पर कुछ वर्क करेगा, और जितना वर्क करेगा उतनी ही एनर्जी सेल क्या है, चार्ज को दे रहा होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इंडिकेट क्या करता है, सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू चार्ज। इसका मतलब क्या है, सेल जो है चार्ज पर कुछ वर्क करेगा, और ये जो वर्क होगा यही सेल की एनर्जी होगी। ये जो वर्क होगा यही सेल की क्या होगी, एनर्जी होगी, ठीक है। तो यही हमें कैलकुलेट करना है, फार्मूला निकालना है इसका, और फिर कितनी पावर दे रहा होगा सेल, वो भी कैलकुलेट करना है। और सेल जो पावर देगा चार्ज को, चार्ज उसे नष्ट कर देगा कहाँ, जो सर्किट होगा उसमें जो रेजिस्टेंस लगे उनके क्रॉस उस पावर को चार्ज क्या करता है, खर्च कर देता है, या उस एनर्जी को चार्ज क्या है, खर्च कर देता है। और फिर से सेल के अंदर आता है, कहता है एनर्जी दो, फिर सेल से एनर्जी लेके जाता है, फिर एक्सटर्नल सर्किट में खर्च करके आ जाता है। इस तरीके से चार्ज क्या है, फ्लो होता रहता है सर्किट में। कब तक, जब तक उसको सेल एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। तो अब जो वर्क डन होगा सेल द्वारा किसी चार्ज पर, तो वर्क डन के लिए हम लोग एक टर्म पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्यू चार्ज को कैरी करके ले गए हैं, तो जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन है पर यूनिट चार्ज वर्क डन जो होगा वही उन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी अगर हम कह दें, मान लेते हैं यहाँ से P से Q तक हम लेके गए हैं Q चार्ज को, और P पर पोटेंशियल है कितना आपका, V1, और Q पर पोटेंशियल कितना है, V2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग यूनिट चार्ज। हम कितना ले गए हैं, Q चार्ज, तो यूनिट चार्ज का मतलब हो गया Q से डिवाइड कर दें, तो ये P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम ये मान लें कि जिसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं उस वहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो एज्यूम कर लें, जैसे P को रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो यहाँ पोटेंशियल अगर ज़ीरो ले लें तो चार्ज Q को Q तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वही पॉइंट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी Q चार्ज को अगर हम P से Q तक ले जा रहे हैं तो वर्क डन कितना हमने कहा है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, W, और पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन होगा, W अपान Q। ये जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज यही Q पर पोटेंशियल होगा अगर P पर पोटेंशियल क्या मान लिया जाए, ज़ीरो। तो अगर P पर पोटेंशियल हम ज़ीरो मान लेते हैं, यानी V1 को ज़ीरो कर दें, तो ये V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल अपान Q। यानी किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा उसके बराबर होगा। यानी इन जनरल हम लिख लें कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट V इज इक्वल टू, कैपिटल V यूज कर लेते हैं, कैपिटल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल अपान Q। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन से हमने लिख लिया, ठीक है, दिख रहा सभी को। अब देखो, क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्क डन कर रहा है, जो W एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल एजेंट है कौन, सेल ही तो वर्क कर रहा है चार्ज पर। तो क्या W एक्सटर्नल की जगह हम W सेल लिख दें,
यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल की जगह क्या कर दें, कौन काम कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, शेल कर रहा है, तो डब्ल्यू शेल अपान क्यू। तो क्या यहाँ से कितना वर्क सेल द्वारा किया जा रहा है वो मिल जाएगा, क्यू वी, दिख रहा होगा स्क्रीन पे सभी को। वर्क डन जो किया जा रहा है बाय द सेल वो मिल गया हमें क्यू वी, ठीक है। और जो ये वर्क डन हो रहा है बाय द सेल, यही तो सेल की एनर्जी है जो चार्ज को दे रहा है। यही सेल क्या है, इतनी ही एनर्जी क्या है, सेल चार्ज को दे रहा है। तो क्या हम कह दें कि एनर्जी ऑफ सेल हमें मिल गई, क्या हम कह दें कि जो एनर्जी है सप्लाइड बाय सेल टू द चार्ज वो हमें मिल गई। यानी जो डब्ल्यू सेल है यही क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू वी। जो सेल वर्क कर रहा है उतनी ही एनर्जी तो सेल सप्लाई कर रहा होगा चार्ज को, तो चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, क्यू वी। अब पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या पर यूनिट टाइम सेल चार्ज को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम कहेंगे पावर सप्लाइड बाय सेल। क्योंकि पावर क्या होता है, पर यूनिट टाइम जो एनर्जी सप्लाई होती है या पर यूनिट टाइम जो वर्क डन हो रहा है। तो वर्क यहाँ कर कौन रहा है, सेल कर रहा है, या एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है, सेल सप्लाई कर रहा है। तो क्या हम कह दें पावर जनरेटेड बाय सेल हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। पावर जनरेटेड बाय सेल कितनी होगी, जो एनर्जी सप्लाइड हो रही है सेल द्वारा पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है ये निकाल लें हम, तो यही तो हो जाएगी पावर जनरेटेड बाय सेल। तो क्या हम कह दें पावर जनरेटेड बाय सेल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ सेल या एनर्जी सप्लाइड बाय सेल अपॉन टाइम, या यूं कह दें एनर्जी सप्लाइड बाय सेल अपॉन टाइम, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल। दिख रहा होगा सभी को, स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल अपॉन टाइम। तो क्या एनर्जी सप्लाई कितनी कर रहा है सेल, क्यू वी, और अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगी पावर जनरेटेड बाय सेल। क्या क्यू अपॉन टी तो होता है करंट, पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो हो रहा है वही तो करंट है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी की जगह पर आई लिख दें, तो क्या हम कह दें आई वी, यानी पावर जनरेटेड बाय सेल क्या है, आई वी। V is the terminal potential of cell and I is the current drawn by the cell, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि IV पावर क्या होगी, जनरेट कर रही होगी सेल। अब अगर हम कह दें कि कोई एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है R है, और इसमें I करंट फ्लो हो रही है और इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है आपका V है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेट होगी, वो हो जाएगी आई वी। जितनी पावर सेल चार्ज को देता है, चार्ज उतनी पावर क्या है एक्सटर्नल सर्किट में जो है डिसिपेट करके चला आता है, वापस फिर सेल के पास आता है, फिर से एनर्जी ले जाता है, फिर डिसिपेट करके चला आता है। तो क्या हम कह दें अगर आई करंट आर रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी है, तो क्या हम कहेंगे कि जो पावर इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी वो आई वी ही होगी। यानी इस रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेट होगी वो कितनी हो जाएगी, पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, आई वी। अब देखो अगर हम कहें करंट कांस्टेंट है तो हम V को रिप्लेस कर सकते हैं आई आर से, तो यही पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा I, और इसको हम V को रिप्लेस कर सकते हैं I इंटू आर, यानी ये हो जाएगा I स्क्वायर आर। और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो I को रिप्लेस कर सकते हैं V अपान आर से, तो यही पावर डिसिपेटेड का फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर। नोट कर लीजिएगा, दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। नीचे वाला फार्मूला नहीं दिखा, P इज इक्वल टू आई वी, यानी पावर डिसिपेटेड कितना आ गया आई वी, ठीक है। यहां से देखिएगा, इसके ऊपर लिख रहे हैं पावर डिसिपेटेड कितना आ गया, यहां लिख रहे हैं पावर डिसिपेटेड जो आ गया वो आ गया आई वी, और अगर करंट कांस्टेंट है तो V को रिप्लेस कर देंगे आई आर से, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। और अगर
वोल्टेज कांस्टेंट है तो I को रिप्लेस कर देंगे V/R से, तो यही फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, यही फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा V²/R में। तो पावर डिसिपेटेड के लिए ये 3 फार्मूले आप याद रखिएगा, P = IV, P = I²R एंड P = V²/R। जो भी क्वांटिटीज दी होंगी उनके टर्म में हम पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दिख रहा सभी को? ठीक है, V²/R आपको नहीं दिख रहा, यानी जो IV है इसमें हमने I की जगह V/R रखा, तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है V²/R में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी क्या है ये बात हम लोगों ने की। अब देखो, सेल जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, ये पावर देता है, लेकिन जब सेल चार्ज होता है तो ये पावर क्या है, लेता है। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब करंट हम सेल से ड्रॉ कर रहे हैं, और सेल से जब करंट ड्रॉ करेंगे तो पावर हम ले रहे होंगे सेल से, और जब सेल को हम चार्ज कर रहे होंगे तो करंट सेल को दे रहे होंगे। यानी अब हम पावर क्या है, सेल को दे रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सेल जब है, जब ये चार्ज होता है तो IV पावर लेता है। अगर I करंट हम दे रहे हैं और वो उसके टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, V है, तो ये IB पावर लेगा। लेकिन जब ये सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होता है तो IB पावर ये देता है। यानी वेन एवर सेल इज चार्जिंग इट टेक्स IV पावर, while during discharging the cell provides IV power। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये बातें नोट कर लीजिए। अब देखो, जो एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही है, अगर मान लो I करंट फ्लो हो रही है किसी वायर में, तो कितनी एनर्जी वो डिसिपेट कर रहा होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए प्रोसीड कर रहे हैं आगे हम। तो हेडिंग रहेगी एनर्जी डिसिपेटेड। पावर कितनी थी हमने सीखा, पावर क्या थी आपकी, पर यूनिट टाइम जो एनर्जी है। अब एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही होगी वो फार्मूला ऑब्टेन करते हैं। तो एनर्जी डिसिपेटेड क्या होगी वो लिखते हैं, हेडिंग लगाइएगा एनर्जी डिसिपेटेड। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर P = क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। क्यों, एनर्जी क्या होती थी, जो वर्क डन होता था वही एनर्जी है, और पर यूनिट टाइम जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाती है, पावर। यानी पावर = हम लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि सेल जो वर्क करता है वही सेल की एनर्जी होती है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हम कहें कि DE पावर एनर्जी है और टाइम हम DT ले लें, तो क्या पावर को ले सकते हैं P = DE/dt। यहाँ से क्या हम DE निकाल सकते हैं, DE = कितना हो जाएगा आपका, P/dt। और टोटल पावर, टोटल एनर्जी निकालनी है तो इंटीग्रेट कर लें, और इंटीग्रेट करेंगे तो DE का इंटीग्रेशन E हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, P/dt। टाइम अगर हम 0 से T ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम P की जगह क्या लिखेंगे, IV और dt। अब अगर I कांस्टेंट है तो V को रिप्लेस कर देंगे IR से। V को कहाँ से रिप्लेस कर देंगे, IR से। दिख रहा बोर्ड पे सभी को, ठीक है, दिख रहा है यहीं तक। V को रिप्लेस कर देंगे IR से, तो हमारे पास देखो अब यहाँ हम आ गए, यहाँ देखिएगा E = हमारे पास मिल गया इंटीग्रल 0 to T I² dt। अब I कांस्टेंट है, R रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी गिवन सर्किट के लिए, तो I²R बाहर निकाल लें तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा, dt 0 से T लिमिट और I²R। dt का इंटीग्रल T होता है, लिमिट भरेंगे 0 से T तो T रहेगा, यानी ये हो गया I²RT। यानी जो एनर्जी डिसिपेटेड है इसका फार्मूला मिल गया I²RT, जब करंट कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो यही हो जाएगा V²/R × T। ठीक है, नोट कर लीजिए ये फार्मूला, ये एनर्जी डिसिपेशन के लिए फार्मूला हो गया। ठीक है,
अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हैं आपका, नोट कर लिया होगा ये, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे मिल सकता है आपको कंपटीशन में या एकेडमिक बोर्ड में कैसे क्वेश्चन इस पर मिलते हैं वो देख लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, टाइप दिखा रहे हैं कि इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको करने का तरीका आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन दे एग्जाम में या कंपटीशन में आप उसे कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 5 ओम का है, इसमें 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और t = 3 सेकेंड के लिए कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी ये हमें निकालना है। तो क्या फार्मूला लगा दें? फार्मूला लगा दें, एनर्जी डिसिपेटेड कितनी आई थी, I² RT। तो I कितना है 6 एम्पियर यानी 6 का स्क्वायर, R कितना है 5 इंटू T कितना है 3, तो ये हो गया 36 इंटू 5 इंटू 3। तो ये आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कह दे कि जो करंट है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, करंट किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो आप कैसे निकालोगे ये नोट कर लो कि अगर वो कह दे कि करंट क्या है टाइम पे डिपेंड कर रही है तो कैसे निकालोगे, उसका तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये नोट हो गया होगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, हटा दें इसको, ठीक है। यहीं पे नोट कर रहे हैं, आपको क्लियर दिखता है यहाँ पे। अब देखो क्या है, अगर यहाँ पे कह दे कि ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का है, इसमें जो करंट I फ्लो हो रही है वो टाइम के साथ इस तरीके से डिपेंड करती है, यानी ठीक है, I = 3T, ठीक है, एम्पियर। T = 1 रखेंगे तो I 3 मिलेगी, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा। इस तरीके से क्या है आपका करंट टाइम के साथ वेरी हो रही है। आपको क्या करना है कि फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के लिए या 0 से 2 सेकेंड के बीच कितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अगर इसमें बहने वाली करंट टाइम पे इस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो इसका कैसे लगाएंगे, एनर्जी डिसिपेटेड फार्मूला अभी पढ़ा था, इंटीग्रल 0 से t और I² R dt। अब यहाँ t की जगह 0 से t का मतलब था 0 से यहाँ 2 सेकेंड दे रखा, तो लिमिट लगा देंगे 0 से 2 सेकेंड, और I² दे रखा है, R तो आपको फिक्स है 2 ओम, I² का मतलब हो जाएगा आपका 3t का स्क्वायर इंटू R2 और इंटू dt। अब ये कितना हो जाएगा आपका 9t² इंटू 2, तो 18t² dt, यानी ये हो जाएगा 18, कांस्टेंट है बाहर आ गया, लिमिट 0 से 2 t² dt। अब इंटीग्रल कर लो, t² का इंटीग्रल क्या होता है, t⁻3/3, क्योंकि फार्मूला क्या लगता है, इंटीग्रल x⁻n का फार्मूला क्या होता था, x⁻n+1/n+1, तो वही फार्मूला यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारे पास मिल जाएगा 18 तो कांस्टेंट है, इंटू ये हो गया आपका t⁻3/3 लिमिट 0 से 2, और ये = कितना हो जाएगा 0 अपर लिमिट यानी 2, t की जगह पर 2 रखेंगे तो 2⁻3 यानी 8/3 इंटू 18, 0 रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, नहीं 0 ही मिलेगा। तो क्या हम करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो लोअर लिमिट 0 है इसलिए नहीं रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 8/3, ये हो गया 48, ठीक है। तो कितनी एनर्जी डिसिपेट हो गई, 48 जूल, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या आएगी, जूल, तो हमेशा यूनिट जरूर लिखिएगा, जूल। तो इतनी एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी। तो अगर टाइम पे करंट डिपेंड नहीं कर रही है तो सीधा फार्मूला लगाएंगे क्या, I² RT या V²/R इंटू टी, करंट या वोल्टेज जो भी कांस्टेंट होगा। अब अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है कोई करंट या वोल्टेज तो फार्मूला इस तरीके से लगाएंगे, इंटीग्रल 0 से t I² R dt या इंटीग्रल 0 से t V²/R dt, जो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा। करंट होगी तो करंट के टर्म में फार्मूला, वोल्टेज होगी तो वोल्टेज के टर्म में फार्मूला। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, एनर्जी डिसिपेटेड, ठीक है, और टाइम पे डिपेंड कर रही करंट है तो कैसे एनर्जी डिसिपेटेड निकालेंगे, और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है तो कैसे निकालेंगे, ये बातें हम लोगों ने सीखी।
ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।